बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 वेव्स। आज के लेक्चर के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले है लैपलास करेक्शन ऑफ न्यूटन्स फार्मूला। हमने पिछले लेक्चर में न्यूटन्स फार्मूला फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वो पढ़ा था, उसको डिराइव किया और स्पीड ऑफ साउंड हमने कैलकुलेट की थी एयर के अंदर। लेकिन हमने एक प्रॉब्लम ये एट द एंड नोट किया कि जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू हमने न्यूटन्स फार्मूला से कैलकुलेट की थी वो कम आ रही थी कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो रियल वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की एयर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन्स के फार्मूला के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जिसको हमने इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ सकी स्पीड ऑफ साउंड की। ये जो करेक्शन थी दिस वाज डन बाय लेप्लास। लेप्लास ने इस गलती की निशानदेही की और इसको ठीक किया। तो लेप्लास की करेक्शन फॉर न्यूटन फार्मूला वो आज हम पढ़ेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहला फैक्टर है प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा डेंसिटी और फिर मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। तो ये फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है लैप्लास करेक्शन ऑफ न्यूटन्स फार्मूला। अगर आपको याद हो तो न्यूटन्स फार्मूला की डेरिवेशन के वक्त हमने एज्यूम किया था कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है वो बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता। तो न्यूटन्स ने जब फार्मूला डिराइव किया था तो उसकी डेरिवेशन के वक्त उसने ये एज्यूम किया था कि ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यही एक्चुअली न्यूटन्स की गलती थी, क्योंकि लेप्लास ने इसकी निशानदेही की और उसने कहा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है या जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। साउंड वेव्स दबाव और खुलाव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं किसी भी गैस में से, और कंप्रेशन यानी कि दबाव के दौरान जो फ्लूइड या गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और रेयरफैक्शन यानी खौलाव के दौरान हवा का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड के ट्रैवल करते वक्त साउंड के ट्रैवल करते वक्त जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता, चूँकि हवा या किसी भी गैस में से साउंड की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और एयर स्पेशली बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से हीट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में पास नहीं हो सकती, कंडक्ट नहीं हो सकती। इस वजह से जब साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो लेप्लास ने बेसिकली यही एक्सप्लेन किया। तो जब हम टेम्परेचर को भी फार्मूला के अंदर कंसिडर करें डेरिवेशन के वक्त, तो हम ये करेक्शन कर सकते हैं न्यूटन के फार्मूला के अंदर। तो बेसिकली न्यूटन ने जो फार्मूला इनिशियली स्टार्ट में यूज़ किया था वो बॉयल्स लॉ था। बॉयल्स लॉ बेसिकली क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, या इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने कही थी कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन जब हम बात करेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो उस केस में ये फार्मूला क्या होगा, पी वी रेस फॉर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज गैमा? गैमा क्या है? गैमा बेसिकली रेशो है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इन दो वैल्यूज़ के दरमियान रेशो को हम गैमा कहते हैं। अब फर्दर जब हमने न्यूटन्स फार्मूला के ज़रिए स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने की कोशिश की थी तो उसमें हमने ये कहा था कि जब प्रेशर इनिशियल वैल्यू जो कि पी है इससे इंक्रीज़ करके डेल्टा पी की वैल्यू तक इंक्रीज़ हुआ तो वॉल्यूम अपनी इनिशियल वैल्यू से चेंज हुआ और डिक्रीज़ हुआ, और कितना डिक्रीज़ हुआ, डेल्टा वी। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 बन जाएगी वो क्या होगी, पी वी रेसवा गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी, ये टोटल प्रेशर है, एंड वी माइनस डेल्टा वी, ये टोटल वॉल्यूम है। तो
ये बेसिकली प्रेशर के अंदर इंक्रीज़ करने के बाद जो टोटल प्रेशर आया, फाइनल प्रेशर और ये फाइनल वॉल्यूम और ये इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम आ गया। फर्दर हम इस इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो फैक्टर है इसमें से हम v को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पी वी रेस पावर गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी। आगे डेल्टा वी को हमने इस फैक्टर में से कॉमन कर लिया, कॉमन निकाल लिया। अब डेल्टा वी को अगर अंदर फिर मल्टीप्लाई करें तो v इंटू 1 वी रेस पावर गैमा उस तरह से आ जाएगा, और ये पावर बाहर ऑलरेडी मौजूद है। और वी रेस पावर गैमा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये अगर पावर इसको इंटरनली ट्रांसफर की जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर वापस यही टर्म बन जाएगी। तो वी रेस पावर गैमा को हमने कॉमन निकाल लिया, और फिर फर्दर हमने वी रेस पावर गैमा को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। यहाँ से भी वी रेस पावर गैमा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी वी रेस पावर गैमा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये आ जाएगी p इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी रेस पावर गैमा। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर है 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी हो रेस पावर गैमा, इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे और डेल्टा वी डिवाइड बाई वी या इससे जो हायर आगे जो टर्म्स आएंगी हायर पावर की उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो जब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम हमने अप्लाई किया और डेल्टा वी डिवाइड बाई वी और इससे ज़्यादा हायर पावर की जो टर्म्स हैं उनको हमने निगलेक्ट किया, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी p इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू 1 माइनस गैमा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर निगलेक्टेड। अब आगे हम इन इक्वेशन को ओपन कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी p इंटू 1 p आ गया, p इंटू गैमा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, ये टर्म आ गई। आगे डेल्टा p इंटू 1 डेल्टा p आ गया हमारे पास, डेल्टा p इंटू माइनस गैमा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। सॉरी यहाँ पे गैमा भी होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो अब यहाँ पे p जो यहाँ पे इसको उठा के हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो p माइनस पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द इक्वेशन विल रिमेन सेम। अगले स्टेप के अंदर हमने क्या किया, इसको माइनस करके 0 कर दिया, बाकी सारी इक्वेशन की उसी तरह से सेम है। अब इस फैक्टर को हम उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ उठा के लेके चल जाते हैं, इसको पॉजिटिव, ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी p गैमा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा p माइनस, अब यहाँ पे ये जो टर्म है डेल्टा वी गैमा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी ये वही है, लेकिन चूंकि डेल्टा p स्मॉल वैल्यू है, डेल्टा वी ये भी स्मॉल वैल्यू है, जब दो स्मॉल वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी वैल्यू फर्दर डिक्रीज कर जाएगी, स्पेशली जब वैल्यू 1 से लेस हो। तो इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं आने वाले स्टेप्स के अंदर। तो जब हमने इसको नेगलेक्ट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, p गैमा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा p, ये आ गया हमारे पास। या इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, ये सारी की सारी टर्म जो p गैमा के साथ लिखे इसको उठा के दूसरी तरफ इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, p गैमा इज इक्वल टू डेल्टा p डिवाइड बाई डेल्टा v होल डिवाइड बाई v। तो ये डेल्टा p बेसिकली ये प्रेशर है, और प्रेशर बेसिकली एफ ओवर ए, और ये स्ट्रेस की इक्वेशन बन जाती है, और चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ये स्ट्रेन बन जाता है, उसको हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि जो p गैमा है दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आप देखें तो ये बेसिकली तमाम के तमाम स्टेप ऑलमोस्ट सेम है न्यूटन फार्मूला के, सिर्फ यहाँ पे हमने एक बाइनोमियल थ्योरम की को हमने एक्सपेंड किया है, क्योंकि यहाँ पे गैमा मौजूद था और न्यूटन के फार्मूला में ही गैमा मौजूद नहीं था। तकरीबन बाकी सारे स्टेप्स सेम ही हैं। तो आगे स्पीड ऑफ साउंड जो हमारे पास है उसकी इक्वेशन हमने देखा था कि फ्लूइड्स के अंदर वो बेसिकली बराबर थी v इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय गैमा, या इलास्टिसिटी जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो गैमा रो के बराबर, गैमा p के बराबर है प्रेशर के, यहाँ पे गैमा p हमने ले लिया। या फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करें इन केस ऑफ एयर, तो प्रेशर बेसिकली बराबर होता है रो एच जी के, रो एच जी, और ये गैमा उसी तरह से डिवाइड बाय रो। यहाँ पे रो जो है बेसिकली मरकरी की डेंसिटी है, और यहाँ पे रो जो है वो एयर की डेंसिटी है। फर्दर अगर इन तमाम वैल्यू तमाम इक्वेशन के अंदर जो मौजूद हैं फैक्टर्स इनके अंदर इनकी वैल्यू सपोर्ट करने अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो हमारे पास वैल्यू आएगी स्पीड ऑफ साउंड की v इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड।
विच इज़ एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है वो ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैप्लास करेक्शन से हमने एक्चुअल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की वो हमने डिटरमिन कर दी, और न्यूटन फार्मूला के केस में हमने 280 समथिंग हमने वैल्यू जो ऑब्टेन की थी दैट वाज सिग्निफिकेंटली लेस देन दिस वैल्यू जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और उसकी वजह क्या थी कि हमने एज्यूम किया हुआ था कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है वो बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस है। आगे हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर। तो हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि प्रेशर किस तरह से अफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड को। वी नो दैट स्पीड ऑफ साउंड इन एनी फ्लूइड मीडियम, अभी हमने देखा है कि वो बेसिकली बराबर होता है v इज इक्वल टू रो पी, ये पी प्रेशर है, डिवाइड बाय सॉरी गैमा पी डिवाइड बाय रो है। और जो रो है डेंसिटी, ये बेसिकली मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होती है, इसको m और v लिख सकते हैं। तो रो की जगह हमने m और v पुट कर दिया इक्वेशन के अंदर, m और v डिवाइड हो रहा है तो वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा p गैमा v डिवाइड बाय m। अब p इंटू वी अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ ये बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। गैमा ऑलरेडी कांस्टेंट है बिकॉज इट इज़ रेशियो बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो ये सारी की सारी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट डिवाइड बाय m। अब यहाँ से मास जो है गैस का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, अगेन देयर विल बी अ कांस्टेंट। तो हम लोग v बेसिकली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इट मीन्स दैट कि स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो बेसिकली टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट करता है और कितना इफेक्ट करता है ये हम देखेंगे। द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद टेम्परेचर of the medium transmitting it. For solids liquid, this change in speed is small and usually can be neglected, but the gases, however, the change is about 0.6 meter per second for each 1 degree rise in temperature of air. इसका मतलब कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होगी, और पर डिग्री 1 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ स्पीड ऑफ साउंड कितनी बढ़ेगी, 0.6 मीटर पर सेकेंड। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो टेम्परेचर जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो 332 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में अगर टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर जाता है तो ये स्पीड 332.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाती है। We write general gas equation for n number of moles of the gas are m and molecular weight is m. So equation हम लिख सकते हैं गैस इक्वेशन वो बेसिकली किसके बराबर है, PV इज इक्वल टू nRT। अब n जो है वो बेसिकली m डिवाइड बाय m है, वेयर m इज इक्वल टू m डिवाइड बाय m। m जो है वो मास है और m जो है वो बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट है गैस का। फर्दर ये स्मॉल m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये कैपिटल इधर कैपिटल M इधर ही रहेगा। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं जो हमारे पास P इज इक्वल टू m ओवर v होता है। डेंसिटी बेसिकली किसके बराबर होती है, m और v के बराबर होती है, और अगर 1 बाई डेंसिटी लें 1 बाई रो लें तो हमारे पास v ओवर m हो जाएगा। तो यहाँ पे v ओवर m बेसिकली किसके बराबर होगा, 1 बाई रो के बराबर। तो इस इक्वेशन के अंदर p डिवाइड बाय रो हो जाएगा और RT डिवाइड बाय m हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, p डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू RT डिवाइड बाय m। अब जो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, वी नो दैट v इज इक्वल टू p डिवाइड बाय रो। अब इस फैक्टर को अगर आप देखें p डिवाइड बाय रो, और यहाँ पे क्या आ रहा है p डिवाइड बाय रो, और p डिवाइड बाय रो किसके बराबर है, RT डिवाइड बाय m। तो गैमा उसी तरह रहेगा, बाकी हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगी RT डिवाइड बाय m इंटू गैमा। अच्छा, अब सपोज हम करते हैं कि वी नॉट स्पीड है गैस की एट एब्सोल्यूट वैल्यू एंड v इज़ द स्पीड एट टेम्परेचर T नॉट, कोई हाई टेम्परेचर है
उसके ऊपर इसकी स्पीड है। तो सपोज हम कहते हैं कि ये जो स्पीड की इक्वेशन है ये बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है। और जो टी सॉरी ये जो वैल्यू है वी, ये बेसिकली टी टेम्परेचर के ऊपर है। और जो वी नॉट की वैल्यू है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है हमारे पास वी की वैल्यू पे। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, फार्मूला सारा यही होगा, सिर्फ यहाँ पे नॉट आ जाएगा और टी के साथ भी नॉट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन हमें वैल्यू देगी स्पीड ऑफ साउंड के एट एब्सोल्यूट वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। फर्दर हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को आपस में डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 5 के नीचे इक्वेशन 4 को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 5 के नीचे हमने इक्वेशन इस इक्वेशन के नीचे हमने इस इक्वेशन को डिवाइड कर, इक्वेशन 4 के नीचे इक्वेशन 5 को डिवाइड करें, हमारे पास आया v डिवाइड बाई वी नॉट, v डिवाइड बाई वी नॉट और अंडर रूट गैमा आर टी डिवाइड बाई एम डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आ जाएगी आर गैमा आर टी डिवाइड बाई एम और गैमा आर टी नॉट डिवाइड बाई एम। तो यहाँ पे बाकी तमाम की तमाम सेम वैल्यूज कट जाएंगी, गैमा गैमा के साथ आर टी आर डिवाइड बाई एम, आर डिवाइड बाई एम के साथ कट जाएगा। तो पीछे हमारे पास बच जाएगा v डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई टी नॉट। अब हम इन टेम्परेचर की वैल्यूज़ को सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली एब्सोल्यूट स्केल पे है। तो एब्सोल्यूट स्केल से सेंटीग्रेड स्केल में जब हम वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू, इसके अंदर 273 हम ऐड करते हैं और एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेसिकली 0 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 केल्विन प्लस 273, तो ये 273 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। फर्दर हम क्या करते हैं जी, इसको 273 को दोनों टर्म्स के हमने नीचे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1 प्लस टी डिवाइड बाई 273 आ गई। ये इसके साथ कट गया था और टी सी डिवाइड बाई 273 आ गया, या अंडर रूट को हम 1/2 की फॉर्म में लिख देते हैं। तो फर्दर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से इसे एक्सपेंड करते हैं और हायर पावर्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा v डिवाइड बाई वी नॉट 1 प्लस पावर नीचे आ गई इनटू दिस टर्म, ये आ गई, और बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म्स को हमने निगलेक्ट कर दिया। या फिर फर्दर v नॉट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 टी डिवाइड बाई 273, बाकी तमाम वैल्यूज इस तरह से। अब v को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन ये बन गई। अब v नॉट बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और v जो है ये स्पीड है एट एनी हायर टेम्परेचर। तो अगर हम इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास उसकी वैल्यू है 331 और 332 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू पुट कर दी, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 इंटू टी टेम्परेचर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली ये, अगर टेम्परेचर की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट कर दें 1 डिग्री, तो 1 इंटू 0.61 ये वी नॉट के अंदर ऐड हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करे तो जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो बाय अ फैक्टर ऑफ 0.61 इंक्रीज कर जाएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड 1 डिग्री से पर डिग्री राइज के साथ 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू फार्मूला कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू बेसिकली अंडर रूट डिवाइड बाय p डिवाइड बाय रो। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इसे इस तरह से लिख दिया। अगर हम यहाँ से p को भी हटा दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट रो आएगी। तो इसका मतलब कि एक स्पीड ऑफ साउंड इनवर्स प्रोपोर्शन है रो के, और रो बेसिकली क्या है, डेंसिटी है। तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कंक्लूड दैट v is inverse proportion to 1 by under root rho, which means that smaller the density of medium, greater will be the स्पीड ऑफ साउंड वेव। सिंपल है।
आगे आगे हमारे पास मॉइस्चर। अच्छा, एग्जांपल दी हुई है कि स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स ग्रेटर देन द हाइड्रोजन। अगर आपके पास दो गैसेज हैं तो हाइड्रोजन में बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, और अगर ऑक्सीजन में से आप स्पीड ऑफ साउंड को मूव करवा रहे हैं तो उसमें उसकी स्पीड कम होगी क्योंकि ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी ज़्यादा होने से स्पीड ऑफ साउंड कम होगी और डेंसिटी कम होने से स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। आगे आ जाता है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। अगर जिस मीडियम में से साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हों तो क्या इफेक्ट होगा। तो बेसिकली जब भी किसी मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल हम एयर की बात करते हैं तो एयर के केस में हमारे पास इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस होती हैं, लेकिन ये दो गैसेस ऐसी हैं जो लार्ज अमाउंट में होती हैं। तो बेसिकली O2 जो है हमारे पास, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसका जो हमारे पास वेट आता है तकरीबन 32 आता है। 15.99 एक एटम का और 15.99 दूसरे एटम का, तो ये तकरीबन 32 बन जाता है। अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का रिप्लेस कर दिया जाए H2O के साथ तो हमारे पास जो इसका मैस मॉलिक्यूलर वेट बनेगा वो ऑक्सीजन के मुकाबले में कम आएगा। आसान अल्फाज में, जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स एयर के अंदर ज़्यादा होंगे उतनी एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल रिप्लेस कर रहे हैं हैवी गैसेस को, लाइक नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी उसकी कम हो रही है। जितने वाटर के कंटेंट ज़्यादा होते जा रहे हैं उतने ये हैवी गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑब्वियसली उनको रिप्लेस करेंगे तो उनको वो मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे और एयर की डेंसिटी कम होगी। और अभी हमने देखा जब एयर की डेंसिटी कम हो तो स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी ज़्यादा हो तो स्पीड ऑफ साउंड कम होती है। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर मीन्स great value of water molecules in air. Now air consists of diatomic molecules जो मैंने explain किया। When water molecule is added then it decreases the density of air in which turns increases the speed of sound। तो moisture increase होने की वजह से speed of sound भी increase कर जाएगी। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।